AF75 हिंदी। लियोनेल अवाक रह गया। आईना नकाब पहने हुए भी इतना ध्यान कैसे खींच रही थी, यह उसकी समझ से परे था। लियोनेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया आईना को कैसे देखती है। जब उसने आज अपना मुखौटा पहनकर बाहर निकलने का फैसला किया, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। आखिरकार आज की आईना के लिए मुखौटा सिर्फ अपना चेहरा छिपाने से कहीं बढ़कर था। वह उसे एक अनमोल तोहफे की तरह मानती थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। इसके अलावा उसे अभी अपने नए चेहरे की आदत नहीं थी। जिन लोगों की उससे परवाह नहीं थी, उनसे बातें करने और उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय वह खुद को पूरी तरह से छिपा लेना चाहती थी और अपनी शक्ल सूरत सिर्फ उसी के लिए छोड़ देना चाहती थी जो मायने रखता हो। हालात और भी बदतर हो गए। ऐना ने एक बार फिर अपनी काली सैन्य वर्दी पहनकर अपना ज्यादातर शरीर ढक लिया था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि लियोनेल ने उनकी लड़ाई के दौरान बेतकल्लुफी से उसकी वेलिएंट हॉट वाली पोशाक फाड़ दी थी। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इससे वह और भी कम ध्यान देने लायक हो जाएगी। फिर भी भीड़ के कानों के सामने से उसके एक शब्द मात्र से ही सैकड़ों जोड़ी आंखें उस पर ऐसे टिक जाती, मानो वासना से भरे भेड़ियों का झुंड हो। हालांकि ये वास्तव में उनकी गलती नहीं थी। आईना का मानसिक दबाव उस स्तर का था जिसका अनुभव इन छात्रों ने, यहाँ तक कि बड़ों ने भी पहले कभी नहीं किया था। उसकी हर हरकत उन्हें मदहोशी में डाल देती थी। वह चलते हुए अपने कूल्हे भी नहीं हिला रही थी, फिर भी उसकी चाल ने उन सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लियोनेल के होंठ फड़क गए, उसकी आंखें सिकुड़कर चमक उठीं। उसकी अपनी उपस्थिति के पुख्ता होने के बाद ही कई लोग अपनी स्तब्धता से बाहर आए और थोड़ी आशंका से उसकी ओर देखने लगे। हालांकि उस समय भी ये सोचना मुश्किल था कि यह महिला कहाँ से आई है। केवल वे ही लोग जिन्होंने आईना के नीले शिराओं वाले मुखौटे को पहचाना कि इस संबंध को समझ पाए। लेकिन फिर भी वे बहुत उलझन में थे। क्या कोई व्यक्ति एक ही रात में इतने सारे बदलावों से गुजर सकता है? लियोनेल और आईना पहाड़ी दर्रे में अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच गए। तकनीकी तौर पर उन्हें देर नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सभी लोग इसे पूरा करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वे सब जल्दी आ गए थे। यहाँ तक कि रेलियन और अफेस्ट जैसे लोग भी थे जिनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि वे सबसे आखिर में आएंगे। इसका मतलब केवल ये था कि लियोनेल चाहे जो भी चाहता हो, अंतिम क्षण तक भी उसके और आईना के मार्ग का अनुसरण किया गया। अंततः 12 युवक वेलिएंट हॉट के बुजुर्गों के सामने खड़े हुए। एल्डर मैग्नारिल आगे आईं। जाहिर है इस घटना के लिए आखिरी रिट पूरी करना अब भी उनका कर्तव्य था। हालांकि इस समय वे बहुत उलझन में थीं। तुम कौन हो? ईमानदारी से कहूं तो मैग्नारिल उसे शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मौजूदा हालात को देखते हुए वह अपनी मर्जी से भड़क नहीं सकती थी और न ही बड़बड़ा सकती थी। आखिरकार वे मुखिया के सामने थे। और हालांकि रेलियन पिछले कुछ महीनों में काफी हलचल मचा रहा था, फिर भी कोई ऐसा नहीं था जो उसकी स्थिति को हिला सके। रेलियन भी ऐसा करने से कोसों दूर था। हालांकि भले ही वह अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंदर से खिन्न नहीं थी। बेशक उसने आईना का मुखौटा पहचान लिया था, लेकिन क्या उसे सिर्फ इसी वजह से यह मान लेना चाहिए था कि वह व्यक्ति आईना है? उसे बस इतना पता था कि लियोनेल ने उस वेश्या को यह मुखौटा इसलिए पहनाया था ताकि वह उसे चुपके से अंदर ले जा सके। लेकिन न सिर्फ उस महिला ने उनके संगठन की आधिकारिक पोशाक नहीं पहनी थी, बल्कि वह स्पष्ट रूप से आईना भी नहीं थी। वह काफी लंबी थी, उसका व्यवहार अलग लग रहा था, उसकी क्षमताएं अलग लग रही थीं, और यहाँ तक कि उसकी आवाज में भी थोड़ा बदलाव आया था। मैग्नारिल को आईना की मौजूदा आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई उसकी तरह आवाज निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हो और बस एक छोटे से अंतर से चूक रहा हो। यही छोटा सा अंतर था जिसकी वजह से सारे मर्द और यहाँ तक कि औरतें भी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थीं। बुजुर्गों ने इस स्थिति को चिंता से देखा। चयन किसी कारण से हुआ था। वे किसी को भी अपने सबसे मूल्यवान खजाने में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते थे। बेशक इस समय हालात थोड़े अलग थे। जहां आमतौर पर सबसे बड़े बुजुर्ग गायब होते हैं, वे अब यहाँ थे। और जो लोग लियोनेल की असली पहचान जानते थे, वे भी यहाँ थे। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। अगर लियोनेल उनके नियमों को दरकिनार करके सिर्फ एक व्यक्ति को अंदर लाना चाहता था, तो उन्हें इसकी इजाजत देनी चाहिए थी, है ना? हेड हचिन ने अपनी नज़र लियोनेल की ओर घुमाई। उसके सामने खड़े उस युवा के लिए यह नज़र अभी भी भारी थी। दरअसल लियोनेल ने तुरंत इसे नोटिस किया और ऊपर देखा।
पहली बार लियोनेल और बहादुर दिल के इस रहस्यमय मुखिया का आमना सामना हुआ। लेकिन लियोनेल को लगा कि इस आदमी को समझना मुश्किल है। मैं आइना ब्रेजिंगर हूँ, आइना ने धीरे से उत्तर दिया। इस जवाब पर मैग्नारिल की भौहें और भी सिकुड़ गईं। क्या ये वेश्या सचमुच उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी? मैग्नारिल ने लियोनेल की तरफ देखा, उसकी आंखों की गहराई में गुस्से का भाव छिपा नहीं था। उसकी प्यारी शिष्या इस कमीने के प्यार में पड़ गई थी और उसने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया था। वह कैसे क्रोधित न होती? अगर उसका बस चले तो वह लियोनेल को वहीं काट डाले जहां वह खड़ा है। लियोनेल ने भी इस जानलेवा नजर को महसूस किया, लेकिन इस ओर वह बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। यह असल में आईना थी, और वह ये कैसे साबित करता? उसी क्षण ऐना ने अपना मुखौटा उतार दिया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। आह धत! लियोनेल ने अपनी जीभ चटकाए। आईना ने आंखें घुमाई और उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसका शरीर बदलने लगा था। एक मदराती हुई शाप ऊर्जा उसके चेहरे के चारों ओर धुंध में बदल गई, जिससे मनमोहक दृश्य धुंधला गया। उसका शरीर छोटा हो गया और उसके साथ उसकी सैन्य वर्दी भी छोटी हो गई। क्या अब आप मुझे पहचान गए, गुरुजी? आईना अपनी पुरानी आवाज में बोली। उस समय मैग्नारिल स्तब्ध होकर चुप हो गया। ये लाइव है दोस्तों, यह कोई अभ्यास नहीं है। आधिकारिक वैम्पायर महारानी आईना की कलाकृति अभी मेरे इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, @वेस्पेक_। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये अच्छी चीजें आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए था। अपने श्राप से मुक्ति का रास्ता ढूंढने के बाद आईना ने उससे पूरी तरह छुटकारा न पाने का फैसला किया। अपनी क्षमता के बल पर वह उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी और अपने प्रशिक्षण में मदद के लिए पहले की तरह उसका इस्तेमाल जारी रख सकती थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए एक क्षण के लिए इसके प्रभावों का फायदा उठाना सांस लेने जितना आसान था, भले ही इससे वह कुछ क्षणों के लिए असहज स्थिति में पड़ गई। हालांकि कुछ ही देर बाद वह अपने असली रूप में लौट आए, वह रूप जिसने उसे सबसे ज्यादा सुकून दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक कदम से पर्वत श्रृंखला को ध्वस्त कर सकती है और दुनिया को अपनी मुट्ठी में थाम सकती है। एक क्षण के लिए वह निर्दोष चेहरा फिर प्रकट हो गया। उसकी सुडौल नाक, जबड़े का हल्का सा झुकाव, उसकी पतली भौहें और पतली गर्दन, ये सब कुछ हद तक परफेक्ट था। लेकिन ये बस एक पल के लिए ही दिखा, फिर उसने अपने मुखौटे से सब कुछ ढक लिया। मैग्नारिल के अलावा इस परिवर्तन से सबसे अधिक आश्चर्यचकित होने वाले लोगों में बाल्थोर्न, रेडलिस और अन्य नए छात्र शामिल थे। रेडलिस को अब भी याद था कि उसने लियोनेल का औरतों के चुनाव में उसकी गलती के लिए मजाक उड़ाया था, जबकि बाल्थोर्न को साफ साफ याद था कि लियोनेल उसे शुरू में इतना पसंद क्यों नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जिस औरत का वे कभी मजाक उड़ाते थे, वह एक अछूत देवी बन गई है। हम अफेसस, जो 12 युवकों की पंक्ति में खड़ा था, ने भौहें उठाईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने चुना था, उसका रूप रंग ऐसा होगा। अगर आईना का रूप रंग इतना अच्छा न होता, तो लियोनेल को उसकी जगह पर बिठाने का तरीका बहुत अलग होता। इस बिंदु पर अपेशिस की बात तो दूर, रेलियन का हृदय भी, जो आमतौर पर झील की अचल सतह की तरह शांत रहता था, एक क्षण के लिए जाग गया। अफेस्ट्स ने दांतों वाली मुस्कान दी। अगर वे सोच रहे थे कि जोन में घुसने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। लियोनेल ने अफेस्ट्स की नज़र भांप ली और उसकी तरफ देखा। लियोनेल की आंखें शांत थीं और उसके चेहरे पर उस दांतों वाली मुस्कुराहट का कोई असर नहीं था जो उसने देखी थी। इसके बजाय उसकी नज़र अफेस्ट्स की कमर के पास लगे 2 खंजरों पर गई। उसके होंठ तिरस्कार से सिकुड़ गए। द पावर ऑफ स्मेल, कैन ह्यूमन्स स्निफ आउट कैंसर विद बॉडी ओडर? ब्रेनबेरीज। अफेस्ट ठिठक गया। लियोनेल ने कई महीने पहले जो कहा था कि उसके हथियार कितने दयनीय हैं, वो अचानक उसके कानों में किसी तेज बजती घंटी की तरह गूंज उठा। उसके नियंत्रण से बाहर, उसका चेहरा अचानक तपने लगा, मानो लियोनेल की नज़रों में ही आग की लपटें उठ रही हों। अफेस्ट्स को ठीक से याद आया कि उस समय उसने लियोनेल के कथन को किस प्रकार तिरस्कार के साथ लिया था, और बाद में उसे पता चला कि लियोनेल ने उसके प्रत्येक शब्द का सही अर्थ निकाला था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में दया की झलक थी और वह दूसरी तरफ देखने लगा। लेकिन इससे अफेस्ट्स और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उद्धरण ... बेटे, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भुगतान करो। लियोनेल ने अफेस्ट्स की गर्म निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। जहां तक उसका सवाल था, उससे निपटने की तो बात ही छोड़िए, उसकी प्यारी प्रेमिका को शायद अकेले ही सब कुछ संभालने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी।
लियोनेल को इस समय यह नहीं पता था कि आईना की सीमा कहाँ है, लेकिन वह ये जानता था कि यह निश्चित रूप से उथली नहीं थी। उस क्षण मैग्नारिल और अन्य बुजुर्ग अंततः ठीक हो गए। छोटी आईना, तुम्हारा श्राप हट गया। आईना ने सिर हिलाया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रास्ता ढूंढने में मदद की। मैग्नारिल ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आईना की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में बॉयफ्रेंड शब्द की ध्वनि ने अनगिनत युवाओं की नवोदित कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। यह अच्छी बात है। मैग्नारिल मुस्कुराया। हालांकि यह लियोनेल के प्रति उसकी बेवजह नफरत की वजह से जबरदस्ती लग रहा था, फिर भी उसकी आंखों में सच्चाई की एक लहर थी। जाहिर है वह आईना के लिए बहुत खुश थी। मुझे लगता है कि यह पुराना बल्ला इतना भी बुरा नहीं है, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर भी मैग्नारिल उलझन में था। इस शाप के हटने से सबसे ज्यादा खुश तो आईना ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो किसी और ही बात पर बात कर रही हो। ऐसा लगता है कि इस युवा लड़की पर सचमुच कोई भारी बोझ है। मैग्नारिल ने आह भरी। उसे बहुत पहले से पता था कि आईना एक भारी बोझ ढो रही है। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि लियोनेल उसका कुछ बोझ उठाने में उसकी मदद कर सके। मैग्नारिल ने सिर हिलाया। चूंकि ये मामले सुलझ गए हैं, इसलिए हम महत्वपूर्ण मामलों पर आगे बढ़ सकते हैं। मैग्नारिल अपनी गरिमामय स्थिति को पुनः प्राप्त करते हुए सीधी खड़ी हो गई। ये मामले लंबे समय से एक गुप्त रहस्य रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों ने इनके बारे में स्पष्ट शब्दों में बोलने का निर्णय लिया है। हमारा बहादुर दिल एक चौराहे पर है। हम ओरिक्स में आंतरिक दुश्मनों और आकाशगंगा में बाहरी दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। हम लंबे समय से शीर्ष पर बैठे हैं और हमारे टुकड़ों को चबाने वाले जानवर बेचैन हो गए हैं और केक का एक बड़ा टुकड़ा चाहते हैं। मैग्नारिल के शब्द सरल थे, लेकिन मानो भीड़ का खून खौल रहा था। कौन चाहेगा कि जो चीजें उसकी हक की हों, उन्हें कोई और छीन ले। मेरी पीठ पर स्थित यह वेलिएंट हॉट जोन मेरे वेलिएंट हॉट माउंटेन के गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है और वह प्रकाश है जिसका उपयोग हम अगली पीढ़ी के नेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। जब आप प्रवेश करेंगे तो मुझे आशा है कि आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे, तथा मुझे आशा है कि आप अपने सामने आने वाले प्रत्येक अवसर का लाभ उठाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वेलिएंट हॉट जोन खतरे से खाली नहीं है। जोन को साफ करने के बजाय जितनी देर तक इस तरह जबरदस्ती खुला रखा जाएगा, उतने ही ज्यादा खतरे सामने आ सकते हैं। हमारा वेलिएंट हॉट जोन इसके लिए विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह एक वेरिएंट जोन है जो भविष्य को दर्शाता है। वेरिएंट जोन को प्रवेश करने के लिए सबसे आसान और सुरक्षित जोन माना जाता है। हालांकि हमारे वेलिएंट हॉट जोन में बहुत पहले से ऐसी चीज नहीं रही है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के रूप में प्रवेश करें और पुरुषों और महिलाओं के रूप में बाहर निकले, पैदल सैनिकों के रूप में प्रवेश करें और जनरलों के रूप में बाहर निकले। आप हमारे वीर हृदय का गौरव हैं, हमारा भविष्य हैं। मैग्नारिल्स की आवाज शांत पहाड़ी दर्रे में गूंज रही थी। उस समय भारी वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। आगे बढ़ो और जो तुम्हारा है उसे मांगो। वीर स्तंभ कांपने लगे। ऊपर से ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह नीचे उतरकर 12 युवकों की ओर गिरने लगा। इस बल का पूरा इरादा उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने का था। इतने भारी दबाव के बावजूद लियोनेल और आईना अविचलित थे। अगर पहले आईना के लिए इस पहाड़ी दर्रे पर चढ़ना मुश्किल था, तो इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशबूदार हवा के किसी मैदान में चल रही हो। हाथों में हाथ डाले वह जोड़ा आगे बढ़ गया। अन्य 12 लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस दबाव को सहजता से झेलने वाले लोगों की गिनती करें तो अफेस्ट, रेलिएंट, सेल और 2 अन्य लोग थे जिन्हें लियोनेल पहचान नहीं पाया। लेकिन जैसा कि पता चला, उनमें से एक बेयर रोज से था और दूसरा सेवेड हॉट से। संघर्ष करने वालों में पूर्व वेलिएंट हॉल के शेष सदस्य, बेयर रोज और सेवेड हॉट के सदस्य तथा रेडलिस भी शामिल थे। इन सभी में से केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम लियोनेल के खाते में नहीं था, और वह लियोनेल, आईना और रेडलिस के साथ प्रवेश पाने वाला चौथा व्यक्ति था। और वह व्यक्ति ओरिस का राजा सररीथ था। सारियत टीम के बिल्कुल बीच में लग रहा था। उसे ज्यादा संघर्ष करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसे आसानी हो रही है। लियोनेल को भी यह बीच की स्थिति असली लग रही थी। अगर सारियत ये दिखावा कर रहा था, तो उसे बिल्कुल अलग स्तर पर होना चाहिए था। हालांकि इस विचार के बाद लियोनेल ने सारियत पर और ध्यान नहीं दिया। उसकी राय में सारियत के साथ उसका कोई जीवन मरण का संघर्ष नहीं था। होरेस गुड के राजा ने उसे निशाना बनाया ताकि सारियत को ब्लू बेल्ट पदोन्नति की ओर एक आसान रास्ता मिल सके और वे इस संबंध में सफल रहे।
हालांकि बदले में उन्हें लियोनेल के क्रोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अयस्क बाजार पर अपनी पकड़ एक ही झटके में खो दी। कहा जा सकता है कि लियोनेल को लगा कि उसने उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बेशक निग्मीर की मौत आयना के हाथों हुई थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उसे मारने की कोशिश भी की थी। जैसा कि कहा गया है, अब तक लियोनेल को पता चल जाना चाहिए कि तर्क और निष्पक्षता जैसी चीजें आयामी पद्य में इस तरह से काम नहीं करती हैं। गंध की शक्ति। क्या मनुष्य शरीर की गंध से कैंसर का पता लगा सकते हैं? ब्रेनबेरीज। एक कदम आगे बढ़कर लियोनेल और आयना पहले घुमावदार गेट के अंदर पहुंचे। लगभग तुरंत ही उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। अल्पविराम। लियोनेल ने आंखें सिकुड़ी, इससे पहले कि उसकी नजर साफ होती। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी भौहें आश्चर्य से उठ गईं। वह और आयना एक विशाल हॉल में खड़े थे। दीवारों पर 50 मीटर ऊंची कांसे की मूर्तियां लगी थीं और ऊपर कांच का एक विशाल गुंबद था जो धूप की किरणों से चमक रहा था। अकेला गुंबद जमीन से कम 70 मीटर ऊंचा था। इस हॉल में खड़े होने पर सचमुच ऐसा महसूस होता था जैसे आप चींटी से अलग नहीं हैं। हॉल की चौड़ाई और ऊंचाई की तुलना में उसकी लंबाई कई गुना ज्यादा अश्लील थी। लियोनेल उसके अंत तक ठीक से देख नहीं पा रहा था, जबकि उसके देखने में कोई बाधा नहीं थी। उसके सामने संगमरमर के फर्शों वाली एक लंबी सड़क के अलावा कुछ नहीं था जो अनंत तक फैली हुई थी। हर 50 मीटर पर दीवार से पीठ टिकाए एक दूसरे के सामने खड़ी बेहद ऊंची कांस्य प्रतिमाओं की एक और जोड़ी होती। किसी न किसी तरह इन योद्धाओं में एक अलग ही आभा और एक अलग ही ताकत थी। वे सभी विभिन्न प्रकार के हथियार चलाते थे, विभिन्न प्रकार के कवच और उपकरण पहनते थे, यहां तक कि वे अलग अलग जातियों से आते प्रतीत होते थे। लियोनेल चौंक गया। ओरिक्स। कुछ ही दूरी पर वर्तमान स्थान से केवल 2 मूर्तियां हटकर मूर्तियों के बीच एक बड़ा ओरिक्स था। लियोनेल खुद को निराश हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये वैलिएंट हॉट का वेरिएंट जोन नहीं था? यहाँ ओरिक्स की मूर्ति क्यों थी? ये याद रखना जरूरी था कि वेरिएंट जोन केवल तभी प्रकट होते हैं जब कोई दुनिया विनाश के कगार पर होती है। यह विशेष जोन हजारों साल पहले तब प्रकट हुआ था जब वैलिएंट हॉट का पतन होने वाला था। मोरालेस परिवार से मिले एक खजाने की बदौलत ही वे इस जोन को निरंतर उपयोग के लिए बनाए रख पाए थे। तकनीकी रूप से एक वेरिएंट जोन भविष्य में झांकने और उससे कुछ लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता था। उदाहरण के लिए आयना को एबिस पेंथर वंश प्राप्त हुआ, जो अभी तक टेरन पर प्रकट नहीं हुआ था। उद्धरण यदि ये दुनिया मूल रूप से ओरिक्स द्वारा बसाई गई थी, तो शायद यह वेरिएंट जोन कभी भी वैलिएंट हॉट का नहीं था। जैसे ही लियोनेल ने ये सोचा, उसने अपना सिर हिला दिया। यकीनन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। इस वेरिएंट जोन में अब भी वैलिएंट हॉट माउंटेन की हवा थी। ये निश्चित रूप से उनका वेरिएंट जोन था, लेकिन अलग अलग नस्लों की ये मूर्तियां। लियोनेल जितना अधिक उन्हें देखता, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता। ये बिल्कुल भी अलग नस्लें नहीं थीं। वे सभी मूर्तियां जिनमें मानव के अलावा किसी अन्य प्रजाति को दर्शाया गया था, दरअसल ओरिक्स प्रजाति का ही एक रूपांतर थीं। जब लियोनेल ने अपने मन में यह संबंध स्थापित किया तो उसका दिल धड़क उठा। इन मूर्तियों में से लगभग 70% मानव थीं। शेष 30% ओरिक्स के अन्य रूप थे। क्या मैग्नारिल का यही मतलब था कि किसी क्षेत्र को जितना अधिक समय तक खुला रखा जाएगा, उतने ही अधिक चर शामिल किए जा सकेंगे? अगर लियोनेल ने सोचा होता, तो वेरिएंट जोन भविष्य का एक प्रक्षेपण होता, है ना? साथ ही ओरिक्स हाइपर इवोल्यूशन की स्थिति में थे जिसका वे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये हॉल न सिर्फ वैलिएंट हॉट की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसे संभावित भविष्य को भी दर्शाता है जहां दुनिया पर हाइपर इवोल्विंग ओरिक्स का राज होगा? लियोनेल ने गहरी सांस ली। उसी समय अन्य लोग भी एक एक करके हॉल में दाखिल हुए और एक दूसरे को थके हुए से देखते रहे। जब रेडलिस ने अंदर प्रवेश किया, तो बाहरी दुनिया का द्वार अंततः बंद हो गया। उसी क्षण हॉल की सारी रोशनियां बुझ गईं। अगर लियोनेल पहले कुछ किलोमीटर नीचे तक देख पाता था, तो अब वह मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे देख पा रहा था, और वह भी सिर्फ आंखें सिकोड़कर। प्रकाश का एकमात्र स्रोत मूर्तियों के चारों ओर लटकता हुआ कांस्य प्रभामंडल प्रतीत हो रहा था। तभी एक दूसरे के सामने स्थित पहली 2 मूर्तियों में हलचल दिखाई दी। उनके शरीर से एक सघन प्रकाश निकला, जो उनके सामने संगमरमर के फर्श पर टकराया। वे दोनों ही मानव थे, लेकिन उनकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि वे अभी भी किसी तरह से अजनबी लगती थीं। और फिर वे बोले, केवल 10 ही पास हो सकते हैं, मार डालो। सभी युवकों के चेहरे के भाव बदल गए।
वैलिएंट जोन की सभी प्रविष्टियों के इतिहास में यह पहली बार था जब उनसे एक दूसरे को मारने की मांग की गई थी। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसे यह समझने का समय भी नहीं मिला कि वास्तव में क्या हो रहा है, इससे पहले कि एक फुर्तीली परछाई उसकी पीठ की ओर झिलमिलाती हुई आए। चूंकि लियोनेल और आयना पहले आ गए थे, हॉल के विशाल आकार के बावजूद बाकी 10 सदस्य उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने ऐसा जोखिम उठाने की कोशिश की। लियोनेल की आंखें तेज हो गईं, उसकी हथेली पलट गई और उसमें एक चांदी का तीर दिखाई दिया, जिससे वह तेजी से पीछे की ओर भागा। धातु के टकराने से चिंगारियां उड़ीं। अफेस्ट्स ने दांतों से मुस्कुराते हुए लियोनेल पर हमला किया, उसके दोनों खंजर लियोनेल के दिल में धंस गए थे। फिर भी लियोनेल अपने मजबूत तीर से एक पर वार कर रहा था और दूसरे हाथ से उसने अफेस्ट्स की कलाई पकड़ ली थी। पहली बार अफेस्ट्स की ताकत को व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हुए लियोनेल की नजरें संकुचित हो गईं। अपने टियर 4 मेटल बॉडी के साथ भी अगर उसने तुरंत 4 सीजन्स रियल यूनिवर्सल फोर्स से खुद को मजबूत न किया होता तो वह उड़ जाता। यद्यपि ये लंबी भुजाओं वाला अति मांसल व्यक्ति परेशान करने वाला था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसमें वास्तविक शक्ति थी। दोनों व्यक्तियों की भुजाएं कांपने लगीं तथा तीर के शरीर और ब्लेड की धार के बीच से चिंगारियां निकलती रहीं। तुम्हारा चाकू थोड़ा कुंद लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मक्खन भी काट सकता है? लियोनेल ने पूछा। अफेस्ट्स की नजरें चमक उठीं। एक खंजर के लिए यह वाकई अपमानजनक था कि वह एक तीर की धार को चीर न सके, खासकर तब जब तीर को इस तरह के प्रहार के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। लेकिन इस समय वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। अफेस्ट्स और लियोनेल का टकराव अचानक चर्चा का विषय बन गया था। बाकी युवक कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, पीछे से हमले से बचने के लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। आयना, जो लियोनेल के साथ थी, ने मदद के लिए उंगली तक नहीं उठाई। हालांकि जाहिर है ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह लियोनेल को छोड़ रही थी। बाहर पहाड़ी दर्रे पर दूसरे लोग सचमुच घबरा रहे थे। बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था कि नियमों में इतना अचानक और बड़ा बदलाव आ जाएगा। उनकी पीठ पसीने से तर हो गई। अगर लियोनेल सचमुच ही मर जाता तो वे क्या करते? अगर लियोनेल जोन की साजिशों से मर जाता तो एक बात थी, लेकिन अगर वह उनके किसी छात्र के हाथों मर जाता तो उनका अंत हो जाता। पहली बार उच्च स्तरीय लोगों को लियोनेल की पहचान उजागर न करने का अफसोस होने लगा। इसे बंद करो, हचिन बोला। उनकी आवाज में एकरूपता थी और इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। विकल्प न होने के कारण बुजुर्ग केवल वही कर सकते थे जो उन्हें कहा जाता। जोन के भीतर से छवियां प्रक्षेपित करना मोरालेस परिवार के खजाने से संभव था। इसके अलावा ये कार्य अत्यधिक महंगा था, जिसके लिए हर घंटे एक बार 5वें आयाम के क्रिस्टल का उपयोग करना पड़ता था। हालांकि यह एक ऐसा खर्च था जिसे वे सभी वहन करने को तैयार थे, इस उम्मीद में कि जोन की घटनाएं उनके संगठन में गर्व और अपनेपन की भावना को फिर से जगाएंगी। लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को खजानों की खातिर एक दूसरे की जान लेते देखना उनके लक्ष्य तक पहुंचने में कतई मददगार नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा उल्टा असर भी हो सकता है। हचिन इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता था। ठीक इसी तरह वैलिएंट हॉट के सामने जो छवि प्रक्षेपित की गई थी, वह टिमटिमाकर दर्शकों की नजरों से ओझल हो गई। बुजुर्ग बस यही उम्मीद कर सकते थे कि लियोनेल वहां न मरे, और अगर मर भी गया तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके पास कोई ठोस इनकार करने का सबूत होगा। अल्पविराम। अफेस्ट्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और एक और हमले की तैयारी में पीछे हट गया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल उसके पीछे पीछे साए की तरह चलेगा, उसकी हर हरकत पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी छाई रहेगी। लियोनेल के पैर धुंधले पड़ गए, उसकी मुद्रा बदल गई और उसका तीर गायब हो गया। उसकी मुठ्ठियां हवा में धमाके छोड़ती हुई आगे की ओर उछलीं और अफेस्ट्स की ओर बरसने लगीं। अफेस्ट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। असुरक्षित मुट्ठी बनाम उसके खंजर। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके उपकरण कितने घटिया थे, लियोनेल तो जिंदा ही अपनी खाल उतारने के लिए कह रहा था। दुर्भाग्य से अफेस्ट्स को जल्द ही समझ आ गया कि लियोनेल की मुट्ठियां सिर्फ छल कपट थीं। नहीं, क्या इसे छल कपट भी कहा जा सकता है? कपड़े के तेजी से पीछे खींचने की आवाज सुनाई दी और लियोनेल की मुट्ठियां मानो थम सी गईं। बस एक छोटा सा विराम था, तभी आग की लपटों का एक विस्फोट हवा में फैल गया, जिसने अफेस्ट्स को पूरी तरह से चौंका दिया। धमाकों ने अफेस्ट्स को पूरी तरह से अंधा कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि लियोनेल ने कब अपना भाला निकाला और एक अविश्वसनीय गति से नीचे की ओर वार कर रहा था।
अफेस्ट्स की पार्श्विक प्रवृत्तियां बेकाबू होकर झंझना उठीं। लेकिन अपने दिल की गहराइयों में उसे लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने लियोनेल को कम आंका था, वह अभी अपने असली युद्ध रूप में भी नहीं आया था, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का समय भी नहीं था। आग की लपटों के प्रचंड विस्फोट ने उसकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी और उसकी त्वचा भी बुरी तरह झुलस गई। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक उसका सामना सूरज से हो गया हो। वह बस खुद को बल्कि एक परत ओढ़ने में कामयाब रहा ताकि वह उससे लड़ सके। लेकिन ठीक उसी समय उसके सिर के ऊपर एक विशाल ब्लेड प्रकट हुआ, जो कई हजार जिन का वजन लेकर नीचे आ रहा था। जब लियोनेल एफेस्ट्स का सिर मांस के टुकड़े में कुचलने ही वाला था, तभी उसकी अपनी आदिम प्रवृत्तियां उसके शरीर की हर कोशिका में चीख उठीं। लेकिन एफेस्ट्स के विपरीत लियोनेल का दिमाग गणनाशील था, जो कई परिस्थितियों को उनके घटित होने से पहले ही भांप लेता था। रेलियन का दखल उसकी योजना में शामिल था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेलियन के हमले में कितनी ताकत थी। लियोनेल की एफेस्ट्स को मारने और बिना किसी नुकसान के बच निकलने की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। लियोनेल के हाथों से भारी भाला गायब हो गया और उसके पैर जमीन पर टकरा गए, जिससे वह एक सुनहरे तारे की तरह पीछे की ओर गिर गया। टकराना, मानो कोई अदृश्य और अदम्य स्तंभ आसमान से उतर आया हो। जैसे ही लियोनेल पीछे की ओर झुका, जिस जगह पर वह अभी गया था, उसमें एक बिल्कुल एक समान छेद बन गया। पूरा छेद इतना बेदाग था कि मानो किसी कुशल कलाकार ने उसे जानबूझकर गढ़ा हो। यद्यपि छेद एक गड्ढे के समान था और यद्यपि वह केवल 1 इंच गहरा था। जो लोग उस संगमरमर की मजबूती को समझते थे जिस पर वे खड़े थे, उन सभी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। दूरी पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते हुए रेयान अपने हाथों को जेबों में डाले भावशून्य चेहरे के साथ खड़ा था। लियोनेल के दिमाग ने एक ही पल में कई चीजों की गणना कर ली। इस तरह के मार्बल पर अपनी पकड़ बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए सिर्फ टियर 8 से आगे की ताकत की जरूरत थी। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। छेद बनाना एक बात थी, लेकिन उसे इतनी कुशलता से करना कि उसमें कोई दरार न पड़े, बिल्कुल अलग बात थी। इसमें सहजता का ऐसा स्तर था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिरी 2 बातें थीं जो वाकई चौंका सकती थीं। पहली थी गति। लियोनेल द्वारा रेयान के इरादे भांपने और असल में उसे अंजाम दिए जाने के बीच बस एक पल का ही अंतर था। दूसरा था दूरी। रेयान 10 मीटर से भी ज्यादा दूरी से और बिना किसी थकान के लगभग तुरंत हमला करने में कामयाब रहा था। उसकी हर हरकत बेपरवाह और लापरवाही भरी थी। लियोनेल ने गहरी सांस ली और अपने तेज कदमों की गति का इस्तेमाल करते हुए कंचे पर फिसलते हुए वापस आईना की तरफ बढ़ गया। तभी उसने ऊपर देखा और रेलियन की ओर देखा। बिना कुछ कहे उसने अपनी हथेली उलट दी। छोटी सी डिस्क देखकर कई लोगों की आंखें सिकुड़ गईं, ये सोचकर कि लियोनेल इसके साथ कुछ करने वाला है। आखिर यहाँ कौन था जो इतने ऊंचे दर्जे के फोर्स क्राफ्टर को कम आंकने की हिम्मत कर सके? कौन जानता था कि उसके पास किस तरह के गैजेट्स हैं? हालांकि वे तब और अधिक घबरा गए जब उन्होंने देखा कि लियोनेल के होंठ हिल रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। उसकी योग्यता क्या है? गुनगुनाहट। विषय रेलियन। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। टेलीकिनेसिस। विकास चरण टियर 7 कांस्य। जब लियोनेल ने यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं। उसकी योग्यता सूचकांक क्या है? गुनगुनाहट। बीज का उत्तर 2 सितारा प्रवर्धन चरण। लियोनेल ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था। वह पहले ही एक बार क्षमता सूचकांक देख चुका था और उसे पूरी तरह याद कर चुका था। टेलीकिनेसिस क्षमता सूचकांक को निम्नतम से उच्चतम तक नियंत्रण, शक्ति, प्रवर्धन और अंत में उदात्तीकरण में विभाजित किया गया था। रेलियन का 2 सितारा प्रवर्धन चरण पर होना इस बात का संकेत था कि वह प्रवर्धन चरण के शिखर से एक उप स्तर दूर था। ये कहा जा सकता है कि अपनी क्षमता में प्रगति के मामले में वह लियोनेल से बहुत दूर नहीं था। और यह तथ्य कि वह कांस्य ग्रेड में रहते हुए भी इस स्तर तक पहुंचा, यह दर्शाता है कि उसमें अभी भी विकास की संभावनाएं थीं। यह असाधारण रूप से दुर्लभ था, विशेषकर 5वें आयाम की दुनिया में पैदा हुए व्यक्ति के लिए। लियोनेल की समझ के अनुसार नियंत्रण सबसे कमजोर था। आईना की अच्छी दोस्त यूरी अपनी क्षमता के साथ इसी स्तर पर थी, कम से कम जब ये पहली बार जागृत हुई थी। इस स्तर पर व्यक्ति अपने शरीर के बाहर की चीजों पर नियंत्रण कर सकता था। अगला चरण शक्ति इसे एक स्तर आगे ले गया। शक्ति का अर्थ था अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से अपने शरीर की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करने की क्षमता। जैसा कि कोई भी अनुमान लगा सकता है, इस स्तर की शक्ति व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत भिन्न होती थी।
लेकिन आमतौर पर ये शक्ति छोटी नहीं होती थी। यहाँ तक कि एक छोटी सी युवा लड़की जो मुश्किल से 20 किलोग्राम वजन अपने आप उठा पाती है, वह इस स्तर पर पहुंचने के बाद अपने आकार से 10 गुना बड़े पत्थरों को भी तोड़ने में सक्षम हो सकती है। फिर तीसरा स्तर था, ये रेलियन का स्तर था। इस स्तर पर प्रवर्धन चरण में व्यक्ति को अपनी टेलीकिनेसिस पर सूक्ष्म और सूक्ष्म नियंत्रण प्राप्त होता था, जिससे वह बिना किसी नुकसान के इसे सीधे अपने शरीर पर लागू कर सकता था। इसी सूक्ष्म और सटीक नियंत्रण के कारण रेलियन जमीन में इतना बड़ा छेद कर पाया, बिना कोई दरार पड़े। इसी नियंत्रण के कारण वह अपनी मानसिक शक्ति को आकार दे पाया, जिससे लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ मानो ऊपर से कोई स्टील का खंभा उस पर गिर रहा हो। लियोनेल के होंठ मुस्कुरा उठे। ये क्षमता वाकई उन सभी उम्मीदों के लायक थी जो बड़ों ने उस पर लगाई थी। लियोनेल को थोड़ी जलन भी हुई। ये बस अफसोस की बात थी कि इस रेयान ने उन कारणों से उसका दुश्मन बनना चुना जो खुद लियोनेल को अभी भी समझ में नहीं आ रहे थे। रेयान को ऐसा लगता था कि लियोनेल को इस बात की परवाह थी कि इस संगठन को नियंत्रित करने से उसे कितना कम अधिकार मिलेगा, जबकि वास्तविकता ये थी। लियोनेल को वैलिएंट हॉट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसी क्षण अफेस्ट्स ने धीरे से खुद को जमीन से ऊपर उठाया। उसकी पुतलियां अब पतली हो गई थीं। साफ जाहिर था कि अब वह सचमुच गंभीर था। उसकी निगाहें लियोनेल में मानो छेद कर रही थीं। हालांकि लियोनेल उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, बल्कि शुरू से आखिर तक लियोनेल की नजरें रेलियन पर ही टिकी रहीं, जिसकी नजरें भी उस पर ही टिकी थीं। अपनी डिक्शनरी एक तरफ रखते हुए लियोनेल ने रेलियन से नजरें हटाकर उन कांसे के सैनिकों की ओर देखा जो आगे बढ़ने का रास्ता रोक रहे थे। फिर उसने अपने आगे खड़े 10 लोगों और आयना की ओर देखा। क्या उन्हें सचमुच 2 लोगों को मारना था? लेकिन अगर आखिर में सिर्फ वो और आयना ही बचे, तो क्या ये घटिया जगह उसे आयना को मारने के लिए कहेगी? आखिर वो किस हद तक जाना चाहती थी? लियोनेल के लिए सबसे अच्छा फैसला यही होगा कि वह इन विरोधियों को मार डाले और उन्हें अपने स्नोग्लोब में डाल दे। अगर वह भाग्यशाली रहा तो जोन उन्हें जिंदा नहीं मानेगा और उन्हें जाने देगा। लेकिन वह इन लोगों को ऐसा करने के लिए कैसे मनाएगा? सीधा सा जवाब था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। किसी न किसी तरह उसे पहले उन्हें हराना ही होगा। रेलियन की इतनी लचीली क्षमता के बावजूद इतनी अराजक लड़ाई में उससे निपटना नामुमकिन था। इसका मतलब था कि अफेस्ट्स भी बोर्ड से बाहर था। इसका मतलब था कि ऐसे 8 लोग थे जिन्हें वह भी खत्म कर सकता था। माहौल और भी भारी होता जा रहा था। उनमें से सबसे कमजोर लोगों के माथे पर ठंडा पसीना टपक रहा था और उंगलियां फड़क रही थीं। कई लोग तो घबराहट में ही पहला कदम उठाने वाले थे, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ रहे मानसिक दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। ठीक उसी क्षण रेयान और लियोनेल अचानक एक साथ आगे बढ़े। हालांकि उनके लक्ष्य सभी की उम्मीदों से कहीं आगे थे। बैंग बैंग! लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं और धीरे धीरे वह धनुष नीचे झुक गया, जो इतनी जल्दी प्रकट हो गया था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि वह वहां था। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों कांस्य प्रक्षेप प्रकाश के कणों में बिखर गए, जो दोनों की ओर बढ़े। लियोनेल और रेलियन दोनों ने हाथ बढ़ाकर हवा से अपने पुरस्कार छीन लिए। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये अच्छी चीजें आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए था। कांसे की रोशनियां धीरे धीरे मिलकर एक पारदर्शी गोला बन गईं। ये किसी पॉलिश किए हुए क्रिस्टल बॉल से कुछ अलग नहीं लग रहा था, सिवाय एक हल्की सी रोशनी के। लियोनेल ने गेंद को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। अचानक उसका हाथ मुट्ठी में भींच गया, जिससे प्रकाश के गोले टूट गए और उसके शरीर में एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो गई। जिस क्षण लियोनेल ने इस ऊर्जा को महसूस किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब जब लियोनेल ने सबक सीख लिया था, तो वह अब आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता था, कम से कम उसके सामान्य रूप में तो नहीं। जब भी वह अपनी आंतरिक दृष्टि का इस्तेमाल करता या जादू का इस्तेमाल करता, तो सब कुछ अब उसकी स्वप्न शक्ति द्वारा नियंत्रित होता था। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि इससे उसकी क्षमताओं में सिर्फ बुनियादी वृद्धि ही नहीं हुई, बल्कि कुछ और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बातें भी हुईं। उदाहरण के लिए, जब लियोनेल ने अब अपनी आंतरिक दृष्टि का इस्तेमाल किया, तो उसे लगा कि वह ज्यादा संवेदनशील हो गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसकी पहुंच विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, बल्कि उसे लगा कि बारीकियों पर उसका ध्यान कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अगर वह अपनी आंतरिक दृष्टि का इस्तेमाल सूंघने के लिए करता, तो लियोनेल को लगता कि इस मामले में वह ज्यादातर जानवरों से भी बेहतर है, और ये तो बस एक उदाहरण था। इसलिए जब लियोनेल ने अब अपने शरीर में हो रहे बदलावों को देखा, तो उसका ध्यान बारीकियों पर कहीं ज्यादा था।
वह अपनी नसों और धमनियों में बहते खून को देख सकता था। वह अपने तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका संकेतों को प्रवाहित होते देख सकता था। यहाँ तक कि वह अपनी हड्डियों में अस्थि मज्जा तक पहुँचते छिद्रों को भी देख सकता था। परिणामस्वरूप जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश की, लियोनेल को तुरंत समझ आ गया कि यह क्या करती है। ये कठपुतली मास्टर से प्राप्त ऊर्जा के समान ही थी। हालांकि यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा और गुणवत्ता में थी, फिर भी यह उसके सामने आने वाली बाधाओं का मार्ग खोलने में सक्षम थी। हालांकि बहुत कम सीमा तक उसने महसूस किया कि उसके टियर 5 धातु शरीर की बाधाएं एक छोटे से झटके से ढीली हो गईं, एक ऐसा झटका जिसका उसने पहले शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। लियोनेल ने खुद से सिर हिलाया, तो बात कुछ ऐसी है। कई लोगों की नजरें लियोनेल पर टिकी थीं, लेकिन ये बात तो समझ में आती थी। अगर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होता जिस पर वे किसी भी तरह का लालच दिखा सकें, तो वह निश्चित रूप से लियोनेल ही होता। आखिरकार रेलियन की कहानी तो बरसों से उनके दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थी। लेकिन लियोनेल ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए आईना की ओर रुख किया। यह अच्छी चीज है, हालांकि अभी यह बहुत मददगार नहीं होगी। ये कठपुतली मास्टर की ऊर्जा की तरह है। आईना ने सिर हिलाया। लियोनेल को और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी और वह समझ गई। वह शक्ति जो किसी की शक्ति को सीधे उन्नत करने के बजाय उसके भविष्य के मार्ग को सुगम बनाती थी, सबसे ज्यादा मांग में थी। हालांकि लियोनेल ने इसके बारे में शब्दकोश में पूछने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन इस तरह की शक्ति असाधारण रूप से दुर्लभ थी और आमतौर पर वेरिएंट इनवेलिड्स को मारने के बाद ही मिल पाती थी। अकेले इस तथ्य से ही इस बल को दी गई दुर्लभता का स्तर सिद्ध हो जाना चाहिए। एक बल जिसका नाम है जीवन की सांस। ये जीवन तत्व बल का सबसे कच्चा और सच्चा रूप था, और यह तथ्य कि यह 5वें आयामी कांस्य संगठन के भिन्न क्षेत्र में प्रकट हो रहा था, ये दर्शाता था कि यह स्थान उससे कहीं अधिक विकसित हो चुका था जितना कि वैलिएंट हॉर्ड भी जानता था। बाकी सब की उपेक्षा करते हुए आईना और लियोनेल एक साथ आगे बढ़े, यह महसूस करते हुए कि यह हॉल संभवतः युद्ध का एक अंतहीन मार्ग होगा। ऐना ने अपना युद्ध कुल्हाड़ी निकाला। उसके हल्के कदमों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस ब्रेजिंगर परिवार की विरासत का वजन एक पंख के बराबर था, जबकि वास्तविकता ये थी। ये संभवतः लियोनेल के भारी डोमेन भाले से भी कहीं अधिक भारी था। इससे पहले कि समूह उस जोड़े की गतिविधि पर प्रतिक्रिया कर पाता, उन्होंने अगले 2 संरक्षकों को मार गिराया और आगे बढ़ गए। यह अच्छा लग रहा है, आईना ने गोले को कुचलने और बल को अपने अंदर प्रवेश करने देने के बाद धीरे से कहा। अब आप यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकते, लियोनेल ने गंभीरता से कहा। कोई इसे गलत तरीके से ले सकता है। आईना ने मुड़कर लियोनेल को घूरा, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी अपने होठों को हिलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। आईना की आवाज वाकई बहुत ही आकर्षक थी। वो जो भी कहती, उसे आसानी से संदर्भ से बाहर निकाला जा सकता था। फिर भी उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि कोई भी उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक ऐसा भयानक मेल था जो किसी भी आदमी को पागल कर सकता था। लियोनेल के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उसे अपनी प्रेमिका के साथ अनैतिक व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही वह एक महारानी जैसी दिखती हो। एक बात जो लियोनेल को कभी कमतर नहीं लगेगी, वह ये कि उसने हमेशा आईना का सिर ऊंचा करके पीछा किया था। अगर वह महारानी होती तो वह भी सम्राट होता, और किसी को तो महारानी के गर्भ में बच्चा डालना ही था, है ना? बेशक वह तो उसे ही होना चाहिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग भी ठीक हो गए हैं, जिससे समूह के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। प्रत्येक बार केवल 2 संरक्षक ही उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी संख्या 12 होती है, तो वे कैसे निर्णय करेंगे कि कौन लड़ेगा? तार्किक विकल्प ये होगा कि चूंकि रेडलिस और सारियत के अलावा व्यावहारिक रूप से सभी खिलाड़ी 2-2 के जोड़े में आए थे, इसलिए उन्हें 6 खिलाड़ियों के रोटेशन की अनुमति देनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक जोड़े को एक मौका मिले। लेकिन इस तरह का तार्किक और निष्पक्ष रास्ता, क्या ये सचमुच स्वीकार किया जाएगा? लियोनेल ने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि रेलियन और एफेस्ट इसे अस्वीकार कर देंगे, तो वह अपनी सांसें क्यों बर्बाद करे? जहां तक बहुमत का सवाल है, वह सिर्फ कमजोर लोगों और खुद को कमजोर समझने वालों पर ही काम करता था। और जाहिर है, रेलियन और एफेस्ट खुद को इस तरह नहीं समझते होंगे। जैसी कि उम्मीद थी, जब लियोनेल और आईना तीसरे रक्षक जोड़े की पंक्ति में पहुंचे, तो एक तेज हवा उनकी पीठ की ओर चली। दंपति एक साथ एक कदम आगे बढ़े, एक दूसरे से कुछ दूरी पर। जैसे ही एक तीर उनके कंधों के बीच से निकला और एक रक्षक के माथे को 2 टुकड़ों में चीर दिया।
लियोनेल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक हवा में से एक गोला उठा रहा था, जिसके चेहरे के भाव उसे पहचान में आ रहे थे। हालांकि लियोनेल ने उसके चेहरे के भाव तो पहचान लिए, लेकिन वह उस आदमी को नहीं पहचान पाया। परिवार का सदस्य, चचेरा भाई, संभवतः भाई बहन, बाल्थोर्न। लियोनेल के दिमाग ने पल भर में ही चक्कर पूरा कर लिया और उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति बाल्थोर्न का कोई बड़ा भाई होगा, और देखने से लग रहा था कि वह बेयर रोज का सदस्य था। किसी वजह से, हालांकि वह स्पष्ट रूप से उपनेता था, नेता, एक दुबली पतली युवती जो केवल उसके कंधे तक पहुंचने लायक ही लंबी थी, उसे अलग लग रही थी। दरअसल ये बेयर रोज नेता उन लोगों में से एक था जो पहाड़ी दर्रे के दबाव से जूझ रहे थे। लियोनेल इस गतिशीलता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कांच का गुंबद। लियोनेल और आयना द्वारा छोड़ा गया तीर अचानक ऊपर उठा और वापस चला गया, तथा बाल्थोर्न के बड़े भाई की हथेली पर जा लगा, मानो वह हमेशा से वहां था। टेलीकिनेसिस? नहीं, यह उससे थोड़ा अलग है। नियंत्रण खास तौर पर तीर की नोक पर था। इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वह सिर्फ धातु और सिर्फ धातु तक ही सीमित न हो। बाल्थोर्न और उन विशाल तथा भारी स्टील गेंदों पर उसके नियंत्रण के बारे में सोचते हुए लियोनेल को एक एहसास हुआ। या तो संयोगवश इन भाई बहनों में एक जैसी क्षमताएं जागृत हो गईं, या फिर यह उनके परिवार की वंशावली से जुड़ा था। ये याद रखना होगा कि क्षमताओं का जागरण पूरी तरह से यादृच्छिक था। ये ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक उपहार था और तकनीकी रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों को ऊपर उठने का मौका देता था। ऐसे में शक्तिशाली परिवारों के ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो ऐसी क्षमताओं को जगा पाते थे जो पूरी तरह से बेकार थी। दरअसल लियोनेल ने कई लड़ाइयां लड़ी थी जहां हारने वाले पक्ष ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल तब भी नहीं किया जब हार निश्चित थी। ये स्पष्ट है कि उस स्थिति में यह अपना तुरुप का पत्ता छिपाने का मामला नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां ये तुरुप का पत्ता बेकार होगा। सबसे आम क्षमताएं किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं, जैसे ताकत, गति, दृष्टि या शायद सुनने की क्षमता में कम स्तर की वृद्धि थी। सभी क्षमताओं में सेल की तरह आकर्षक खूबियां नहीं थीं, और ज्यादातर क्षमताएं लियोनेल की क्षमताओं जितनी उपयोगी नहीं थीं, भले ही उनका कोई ठोस रूप न हो। लियोनेल के अनुमान के अनुसार बाल्थोर्न शायद एक बेकार क्षमता के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए उसने टाइटन हाइना के खिलाफ अपनी जान जोखिम में होने पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। जहां तक उसके भाई की बात है, तो उनके वंश पर उसका नियंत्रण स्पष्ट रूप से कहीं ज्यादा था और उसकी पहुंच भी काफी ज्यादा थी। लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि उसकी क्षमता बेकार थी या नहीं। या यूं कहें कि अगर लियोनेल ने पहले ही शब्दकोश में सबकी क्षमताएं जांचने के लिए इस्तेमाल न किया होता और उसे पता होता कि उसकी क्षमता वाकई बेकार है, तो ऐसा होता। लेकिन उसकी तेज नजर ने उसकी तीरंदाजी में जरूर मदद की। उसी क्षण दूसरा रक्षक गिर गया, लेकिन इससे रेलियन ने ले लिया, जिसने अभी तक अपना पहला गोला नहीं तोड़ा था। समूह में तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया था। कोई भी लियोनेल और आयना को समूह का नेतृत्व जारी रखने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन कोई भी एक दूसरे के बहुत पास भी नहीं खड़ा होना चाहता था। दुर्भाग्यवश ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि शांति लंबे समय तक बनी रहेगी, और ऐसा हुआ भी नहीं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगा। जब समूह चौथे रक्षक जोड़े के पास पहुंचा तो नरक भड़क उठा। जिस क्षण वे प्रकट हुए, कटे हुए हृदय के नेता, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति शुद्धतम बर्फ की ठंड से बनी हुई प्रतीत हो रही थी, ने तेजी से कार्रवाई की। बिजली का एक भाला उसके सामने प्रकट हुआ और संरक्षक की ओर एक रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि उसी क्षण सेल भी कुछ करने की कोशिश करती दिखी। उसकी कलाई पर कई घूमती हुई पंखुड़ियां दिखाई दी, लेकिन पिछली बार की तरह उसके हाथापाई के हथियार बनने के बजाय उसने उन्हें सक्षम प्रक्षेप्यों में बदल दिया था। बिजली के भाले और प्रतीत होने वाली सुंदर पंखुड़ियों का मार्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ जिससे संरक्षकों को एक बाल भी चोट नहीं पहुंची। उसी क्षण बाल्थोर्न का बड़ा भाई फिर से आगे बढ़ा, लेकिन उसके कार्य को एफेस्ट्स ने बाधित कर दिया, जो भी इसमें शामिल होना चाहता था। लेकिन एफेस्ट्स के पास कोई लंबी दूरी का हमला करने वाला हथियार नहीं था, इसलिए उसने बेयर रोज वाइस लीडर के तीरों को सीधे ही विफल कर दिया और फिर उसे हवा से उठा लिया। स्पष्टतः ऐसी बात को टालने के लिए तैयार न होते हुए बाल्थोर्न के भाई ने तीरों की वर्षा कर दी, तथा एफेस्ट्स को जरा सा भी मौका नहीं दिया। एक पल में, हालांकि केवल 4 ही लड़ रहे थे, इसने 8 को अनिवार्य रूप से गतिरोध में डाल दिया।
हालांकि बाल्थॉर्न के भाई की छोटी सी लड़की अभी तक हिली नहीं थी। कोई भी सोच सकता था कि वह दिखने में जितनी सीधी सादी थी उतनी थी नहीं, खासकर जब से रेलियन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसी समय सेवर्ड हॉट का उपनेता सेल के साथी पर तीखे तेवर दिखा रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए किसी अवसर की तलाश में था। लियोनेल ये सब असहाय भाव से देख रहा था, जबकि सारियत और रेडलिस कोई कार्रवाई करने के लिए उत्साहित नहीं थे। युद्ध क्षेत्र की जगमगाती रोशनी के पार से लियोनेल की निगाहें देखकर रेडलिस ने 2 अंगूठे ऊपर उठाए और उन्हें अपने पीले चेहरे के दोनों ओर उठाते हुए उसने आईना से लियोनेल की ओर और फिर वापस देखा। हालांकि आईना ने नकाब पहना हुआ था, फिर भी वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। ये औरत वाकई बहुत ही साफ सुथरी थी। लियोनेल एक बार फिर इस रेडलिस को देखकर अवाक रह गया। अगर कोई और होता जो आईना को इस तरह घूर रहा होता तो शायद वह उस पर 2 तीर छोड़ देता, लेकिन ये रेडलिस हमेशा धुंध की एक पतली परत में ढका रहता था। लियोनेल समझ नहीं पा रहा था कि वह गंभीर है या नहीं। इस बिंदु तक रेडलिस की कोई भी कार्रवाई सार्थक नहीं लग रही थी। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और शांति से युद्ध का अवलोकन करने लगा। ये गलियारा कितना लंबा था, ये देखते हुए उसे कोई भ्रम नहीं था कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। वे इस जगह पर हफ्तों, यहां तक कि महीनों भी बिता सकते थे। अगर उन्हें हर बार इसी तरह लड़ना पड़ता तो और भी ज्यादा समय लग जाता। इसलिए लियोनेल को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि उसे सबको बचाना है। ये लोग खतरों से वाकिफ थे और फिर भी लड़ रहे थे, वह उनका दाय नहीं था। अगर यहाँ कुछ लोग जल्दी बाहर हो जाएं, तो ग्रुप के माहौल के लिए बेहतर होगा। उनके लिए वह जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह ये था कि अगर कोई मरने के करीब होता तो वह उसे एक बर्फ के गोले में फेंक देते ताकि उसे एक मौका मिल सके। उनकी दयालुता उन्हें इस समय यही सबसे अच्छा दे सकती थी। लियोनेल की नजरें भटकने लगीं। हालांकि उसकी इंद्रियां युद्ध के मैदान में किसी अनहोनी की आशंका से सतर्क थीं, फिर भी उसने पाया कि यह हॉल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आकर्षक था। लियोनेल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनके ऊपर कांच का गुंबद पहले से ही सूर्य की रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हॉल में अंधेरा छा गया और कांस्य मूर्तियों के चारों ओर केवल एक छोटी सी रोशनी रह गई, सूर्य की रोशनी भी गायब हो गई। लेकिन अब जब सूरज ढल गया था, लियोनेल अचानक सूक्ष्म पैटर्न देखने में सक्षम हो गया था, जिसे पहले चमकदार रोशनी ने स्पष्ट कर दिया था। वे पैटर्न। लियोनेल ने हथेली को पलटा और एक परिचित अंगूठी निकाली, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण वह गायब हुए, पीछे केवल 11 युवक ही रह गए। ... आईना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका हाथ अनजाने में लियोनेल को पकड़ने के लिए बढ़ा, लेकिन जब तक वह प्रतिक्रिया देती और हिलती, उसकी हथेली सिर्फ खाली हवा को छू सकती थी। उसके मुखौटे के नीचे उसकी भौहें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर उलझन छा गई। लियोनेल ने आईना से कुछ भी नहीं छिपाया। जिन दिनों वे साथ बिताते, वे घंटों बातें करते। कहा जा सकता है कि लियोनेल ने आईना को बस वही बातें कभी नहीं बताईं जो उसके कोच ने उस दिन कही थी। इसका मतलब ये था कि आईना को अंगूठी के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता था और उसने लियोनेल को उसे निकालते हुए देखा था, जबकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये जानते हुए भी, हालांकि लियोनेल की सुरक्षा के बारे में अभी भी चिंतित थी, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि आईना निराशा के कुएं में डूब जाए। गहरी सांस लेने के बाद, खुद को सम्मोहित करते हुए कि लियोनेल ठीक हो जाएगा, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें एक क्षण पहले की तुलना में कई गुना अधिक ठंडी थीं। यदि उसे उन 10 लोगों का सामना करना पड़ता जो अकेले और बिना साथी के रह गए थे, तो वह भी ठीक था। हालांकि वह अपने दिल से आखिरी जिद्दी और डूबती हुई भावना को नहीं निकाल पाए, लेकिन इसने उसके अंदर अपनी भड़ास निकालने की इच्छा जगा दी। और वह निश्चित रूप से लियोनेल जितनी दयालु नहीं होगी। तारांकन। जब आईना घबरा रही थी, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि लियोनेल क्या महसूस कर रहा होगा। भाड़ में जाओ, मुझे वापस भेजो। लियोनेल की दहाड़ विस्तृत आकाश में गूंज उठी। खुद की चिंता उसे कभी महसूस ही नहीं हुई, लेकिन आईना को इंसानी वेदना और महत्वाकांक्षा के उस दलदल में छोड़ देने का ख्याल ही उसके दिल में मानो आग लगा देता था। सामान्य। लियोनेल ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया और उसे एहसास हुआ कि वह हजारों की सेना के बीच एक घोड़े पर बैठा है। उसकी दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया था, मानो सभी जाग गए हों, लेकिन लियोनेल के शब्दों ने उस उदास माहौल को और भी बदतर बना दिया। जनरल भी जानते थे कि यह एक हारी हुई लड़ाई है, फिर उन्हें लड़ने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? क्या उन्हें अभी हथियार डालकर हार नहीं मान लेनी चाहिए? लियोनेल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था।
पहले तो उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसे कौन पुकार रहा है, या उसे पुकारा भी जा रहा है या नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंगूठी निकालने का यह अंजाम होगा। और तो और, अब वह उसकी उंगली में फंस गई थी और चाहकर भी उसे उतार नहीं पा रहा था। हालांकि लियोनेल को जल्द ही एहसास हो गया कि उसे शांत होना होगा। उसकी दहाड़ या गुस्से से यह अंगूठी जादुई रूप से नहीं फटने वाली थी, और न ही ये दुनिया उसकी बात सुनने को तैयार थी। लियोनेल जब इस क्रोधित करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा तभी उसने अंततः चारों ओर देखने का निर्णय लिया। वह जिस सेना में खड़ा था वह सचमुच हजारों की संख्या में थी। हालांकि उनमें जरा भी एकता नहीं थी। दरअसल वे बदमाशों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। अगर उनके हाथ में कुदाल और हल होते तो लियोनेल उन्हें योद्धा न समझकर आसानी से किसान समझ सकता था। इसके अलावा जिन घोड़ों को वे चलाते थे, अगर उन्हें ऐसा कहा भी जा सकता था तो वे ऐसे दिखते थे मानो कई हफ्तों से भूखे हों। उनकी त्वचा पर रंग उड़ गया था, उनकी पसलियां उनके बेजान बालों से दिखाई दे रही थीं, और उनके पैर कई गुना ज्यादा पतले लग रहे थे। क्या ये घुड़सवार सेना थी? क्या पैदल चलना ज्यादा बेहतर नहीं था? लियोनेल ने अभी यह विचार पूरा ही किया था कि उसकी आंतरिक दृष्टि एक बार फिर उन आदमियों पर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उनके गड़े हुए कवच के नीचे धसी हुई त्वचा, कुपोषण और इतनी गहरी कमजोरी थी कि वे अपने ही हथियारों का भार भी मुश्किल से झेल पा रहे थे। यह क्या बदतमीजी है? सामान्य। लियोनेल ने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो उसे पता चला कि यह व्यक्ति सचमुच उससे बात कर रहा था। वह एक नौजवान लग रहा था, लियोनेल से ज्यादा उम्र का नहीं। उसकी नीली आंखों में एक घबराहट छिपी थी, लेकिन उसके हाथों ने तलवार को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी नसें फटने का खतरा था। लियोनेल उस युवक की आंखों में लगभग याचना भरी नजर देख सकता था। जहां बाकियों के चेहरे पर सिर्फ डर था, वहीं इस युवक के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद थी। एक बार फिर चारों ओर देखते हुए लियोनेल को एहसास हुआ कि सेना में सिर्फ यही एक युवक उसके बराबर में खड़ा था। हालांकि वह सम्मान में आधा कदम पीछे था, फिर भी वह लियोनेल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। दाहिना हाथ, शायद लेफ्टिनेंट। लियोनेल की भौहें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। हालांकि वे कई किलोमीटर दूर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे जमीन हिला सकते हैं। उनकी उपस्थिति ने ही लियोनेल की सेना को और भी गहरी निराशा में डुबो दिया। हालांकि वे बहुत दूर थे, अपनी आंतरिक दृष्टि में सुधार के कारण लियोनेल उन्हें आसानी से देख सकता था। हालांकि उसने जो देखा उससे उसकी सांस फूल गई। उनकी सेना की तुलना में ये तो कहीं आगे था। हालांकि उनके पास उच्च श्रेणी के और चमकदार कवच नहीं थे, फिर भी उनके हथियार अच्छी तरह से रखे हुए थे, उनके घोड़ों को भरपूर खाना मिलता था, और उनके शरीर का स्वास्थ्य इतना मजबूत था कि उनकी मांसपेशियां भी मजबूत दिखाई देती थीं। मानो इतना ही काफी नहीं था, उनकी संख्या से दोगुनी थी। मुझे इस जगह से जल्द निकल जाना है। तभी लियोनेल जैसे ही घोड़े से नीचे कूदा, उसकी हथेली के एक झटके से उसका भाला प्रकट हो गया। इस तरह का घोड़ा उसे सिर्फ परेशान ही करेगा, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसे घुड़सवारी से नफरत थी। तुमने मुझे सुना। लियोनेल की अचानक दहाड़ ने उसके पीछे खड़े योद्धाओं को फिर से हिला दिया। यदि आप इसी प्रकार का हृदय दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार का रीढ़विहीन भीरू स्ट्रैंड कचरा, तो मुझे वापस भेज दीजिए, मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन यदि आप पुरुष बनना चाहते हैं, यदि आप अपनी भूमि की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी महिलाओं और बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने हथियार उठाए। लियोनेल की दहाड़ घाटी में गूंज उठी। उनके दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानी दीवारें खड़ी थीं। आगे या पीछे जाने के अलावा कोई जगह नहीं थी। हालांकि पीछे की ओर ही उनका घर था, जहां उनके प्रिय लोग विश्राम करते थे। पीछे जाना कोई विकल्प नहीं था। नीली आंखों वाले युवक की निगाहें चमक उठीं। आगे बढ़ो। लियोनेल दहाड़ा। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। अगर कोई ऊपर से घाटी को देखे तो ऐसा लगेगा मानो कोई चमकता हुआ सुनहरा लेज़र आगे का रास्ता बना रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर पार कर सकता है। उसकी गति निर्विवाद थी, लेकिन उसकी गति उससे भी ज्यादा तेज थी। आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ो। नीली आंखों वाले युवक ने अपना हथियार हवा में उठाया, उसे आगे की ओर किया और अपने घोड़े की बगल पर लात मारी। सेना ज्वार की तरह आगे बढ़ी। उनका समन्वय कमजोर था और उनकी संरचना भी खराब थी, लेकिन कम से कम उनकी आंखों में आग तो थी। लियोनेल की पीठ एक ईंधन की तरह थी जो उनके पेट को जलाती थी।
हालांकि लियोनेल स्वयं अपने सिर को हिला रहा था तथा सोच रहा था कि वह इस मुसीबत में कैसे फंस गया। लियोनेल के पीछे चल रहे सैनिक जितने भी उत्साहित थे, वह स्वयं भी इस लड़ाई को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहता था तथा आशा करता था कि इससे वह बाहर चला जाएगा। दुर्भाग्य से लियोनेल को अब खुद को कितना भी शक्तिशाली क्यों न महसूस हो रहा था। वह वास्तव में एक ही समय में 2000 योद्धाओं को मार गिराने में आश्वस्त नहीं था, खासकर जब वे सभी चौथे आयाम में थे। लियोनेल के इस तरह अकेले आगे बढ़ने की वजह सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह अकेले ऐसा कर सकता था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वह अकेला इतना मजबूत था कि इस सेना के गठन को उसके आदमियों तक पहुंचने से पहले ही तोड़ सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये प्रशिक्षित सेना उसे मक्खन में चाकू की तरह चीर देती। लियोनेल ने सिर हिलाया। क्या ये कोई और जोन है? इसने मुझे यहाँ क्यों टेलीपोर्ट किया? इसका अंगूठी से क्या लेना देना है? लियोनेल सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि वह पहले कभी ऐसे क्षेत्र में नहीं रहा था जिसे भावी पीढ़ियों के प्रशिक्षण के लिए लगातार खोला जा सके। जैसा कि कहा गया है, जोन को मूल रूप से अपने मूल उद्देश्य का पालन करना चाहिए, है ना? एक वेरिएंट जोन एक ऐसा जोन माना जाता था जो इसमें प्रवेश करने वालों को भविष्य में चीजों से लाभ उठाने की अनुमति देता था। ये तब प्रकट होता था जब कोई दुनिया पतन के कगार पर होती थी ताकि उसे एक मौका मिल सके। और तो और इस बार लियोनेल को अपने असली रूप में आने के बजाय किसी पूर्व निर्धारित किरदार के रूप में पेश किया गया लग रहा था। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसका उस अंगूठी से क्या लेना देना था? और शायद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सीनियर लू को यह अंगूठी कैसे मिली। लियोनेल को सीनियर लू की पृष्ठभूमि की जांच करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। आखिरकार अगर कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो वह ऐसी पूछताछ क्यों करता? लेकिन अपने लापता होने के बाद वह किसी को भी आसपास ताक झांक करते हुए नहीं पकड़ पाया। इससे लियोनेल ने केवल एक ही निष्कर्ष निकाला। हो सकता है कि सीनियर लू को वास्तव में भाग्य का साथ मिला हो, जिससे अंततः लियोनेल को ही लाभ हुआ हो। लेकिन क्या ये कोई फायदा था? लियोनेल तो यहां आना ही नहीं चाहता था। अरे, इस जगह को स्कैन करो। मैं यहां से कैसे निकलूं? अब तक लियोनेल आक्रमणकारी सेना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। उसकी झुंझलाहट और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। गुनगुनाहट। उपायामी क्षेत्र का पता चला, वैलिएंट हॉट। उपायामी क्षेत्र ग्रेड, अर्ध रजत। स्पष्ट आवश्यकताएं, बहादुर दिल। साइड क्वेस्ट, वैलिएंट हॉट। साइड क्वेस्ट, वैलिएंट हॉट। हिडन क्वेस्ट, वैलिएंट हॉट। गुनगुनाहट। बीच को बहादुर दिल से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। लियोनेल लगभग लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये क्या बकवास था? दुख। लियोनेल के पास ये समझने का समय ही नहीं था कि वह क्या सुन रहा है। उसे अवचेतन रूप से लग रहा था कि अगर उसके पास दुनिया का सारा समय भी हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं गहरे अंदर उसे अवचेतन रूप से लग रहा था कि उसके पिता उसके साथ एक और मजाक कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता को कैसे पता था कि वह ऐसे किसी घेरे में फंस जाएगा और उसे इस जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा? सीनियर लू इतना तुच्छ व्यक्ति था कि उसकी भविष्यवाणी करना किसी के लिए भी मुश्किल था, और शायद यही वह बात थी जिसे कुछ लोग नियति कहते थे। मजाक हो या न हो, लियोनेल को बस इतना पता था कि इस स्थिति में शब्दकोश अपनी उपयोगिता खो चुका है। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह जल्दी से काम निपटा ले, वरना यहाँ समय का विस्तार जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। वह कैमलॉट जोन में जितने समय तक रहा उतने समय तक यहाँ नहीं रह सकता था। लियोनेल की आकृति टिमटिमा रही थी। उसका 4 मीटर लंबा पवन भाला उसके वार के पीछे एक धारा की तरह चल रहा था। विरोधी सेना इस बात से स्तब्ध थी कि एक अकेला आदमी अकेले ही आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था। और दरअसल लियोनेल, जिसे उसका दाहिना हाथ माना जाता था, भी घबराने लगा था। हालांकि वह चाहता था कि लियोनेल जोश से भरे और सेना का अच्छा नेतृत्व करे, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा था, है ना? हालांकि उसे वापस बुलाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नीली आंखों वाला युवक हिचकिचाया। लियोनेल को अभी वापस बुलाने की कोशिश सेना की गति को काफी कम कर देगी, लेकिन साथ ही लियोनेल की मौत और भी बुरी नहीं होगी। दांत पीसते हुए नेत्र लेफ्टिनेंट ने निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, स्थिति एक बार फिर अचानक बदल गई। लियोनेल की पीठ पर उसके भ्रमात्मक पंख फैल गए, मानो किसी स्वर्गीय रॉक की सुनहरी छवि हो। उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। एक क्षण में वह विरोधी सेना से 100 किलोमीटर दूर था। अगले ही क्षण वह उनके सेनापति के ऊपर प्रकट हो गया। उसका भाला उल्कापिंड की तरह उछल रहा था।
विरोधी जनरल कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया कि एक भाला उसकी भौहों को चीरता हुआ निकल गया। युद्ध क्षेत्र में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आग के एक विस्फोट ने उसे जल्द ही खत्म कर दिया, जिसने हवा को आग की लपटों से भर दिया। विरोधी जनरल का सिर तब तक जलाया गया जब तक कि केवल राखी शेष न रह गई। लियोनेल जनरल के दौड़ते हुए घोड़े पर उतरा। उसके कदम अप्रत्याशित रूप से धीमे थे। उतरने से पहले विरोधी जनरल को लात मारने की उसकी हरकत इतनी सहज थी कि घोड़े को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसका मालिक पहले ही मारा जा चुका है। लियोनेल ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ा। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं, मानो वह अपनी जीत का संकेत दे रहा हो। उसकी सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर फूट पड़ी। उनका खून चरम सीमा तक उबल रहा था। उन्हें लाल रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी दहाड़ घाटी में गूंज उठी और उनके आक्रमण में अचानक संगठन और उद्देश्य आ गया। तभी एक कत्लेआम जारी किया गया। अल्पविराम। लड़ाई 1 घंटे भी नहीं बीती थी कि खत्म हो गई। लियोनेल के नेतृत्व और दबाव को झेलने के कारण वे किसी तरह बच निकले। हालांकि सेना को प्रेरित करने की प्रेरणा बस इतनी ही थी। जीत के बावजूद लियोनेल ने अपने कम से कम 50% सैनिक खो दिए और मुश्किल से 500 ही बचे। और हालांकि उसे नतीजे ऐसे ही होने की उम्मीद थी, फिर भी वह इस दुनिया में था और बाहर निकलने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। बिखरे हुए घोड़ों को इकट्ठा करो, उन्हें दूर मत भागने दो। जो शरीर से स्वस्थ हैं वे हमारे नए युद्ध के घोड़े बनेंगे। जो इतने घायल हैं कि काम के नहीं रह जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा और उनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो चाहो लूट लो। इस सेना में भोजन और उपकरणों की स्पष्ट कमी थी। हालांकि यह एक कठिन युद्ध था और उन्होंने बहुत कुछ खोया था, फिर भी विडंबना ये थी कि इस मामले में सभी को बड़ा लाभ मिलने की गारंटी थी। विरोधी सेना द्वारा साथ लाए गए रथों का उपयोग करके उन्होंने अपनी लूट की योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने मृतकों का निपटारा कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को उचित अंतिम संस्कार दिया। यद्यपि लियोनेल इस स्थान को यथाशीघ्र छोड़ देना चाहता था, फिर भी वह इन मौतों का बोझ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। माया क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से लियोनेल कभी भी उस क्षेत्र के जीवन को वास्तविक जीवन से अलग नहीं कर पाया था। उसके लिए चाहे अतीत हो, भविष्य हो या वर्तमान, ये सब लोग ही थे। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि शायद वह बहुत जल्दबाजी में था। शायद उसे कोई अलग योजना, कोई अलग तरीका सोचना चाहिए था जिससे ज्यादा लोग बच पाते। तर्क उसे समझा रहा था कि सेना घाटी में पहले से ही मौजूद है और दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही थीं। माना कि वह बुद्धिमान था, है ना? उसने किसी और चीज के बारे में सोचने की कोशिश भी क्यों नहीं की? और सच तो ये था कि उसे इसका जवाब पता था। उसे ठीक ठीक पता था कि उसने इन लोगों की जान क्यों बर्बाद कर दी, बिना कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। यह आईना थी। वह अपने प्रियजन के बारे में इतना चिंतित था कि उसने इस तथ्य की परवाह करना ही भूल गया कि इन पुरुषों की अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नियां, अपने बच्चे और माताएं और पिता हैं। दोस्त और दादा दादी, सपने और आकांक्षाएं हैं। लियोनेल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका जबड़ा कठोर हो गया। जब वे सभी अंततः उस छोटे से शहर में वापस लौटे जिसे वे घर कहते थे, तो लियोनेल को बहुत गहरा धक्का लगा। औरतों और बच्चों की दीवारें दरवाजों पर बेचैनी से खड़ी थीं। वे शहर की बाहरी सीमा में घुस आए थे। उनमें से कई डेरा डाले हुए थे और उससे भी ज्यादा पूरी तरह जाग रहे थे, जब तक कि उनकी नजर अपने प्रेमियों, अपने पतियों, अपने पिताओं पर न पड़ जाए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब उन्होंने सेना को विजयी होकर लौटते देखा तो पूरे शहर में जयकार गूंज उठी। दीवारें हिल गईं और जमीन कांप उठी। हालांकि जब लौटने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या आधी रह गई तो विलाप और चीखें उतनी ही गूंजने लगीं। ये व्यापक दुख मानसून की तरह पूरे शहर में फैल गया और लियोनेल के दिल में लहरों की तरह टूट पड़ा। छोटा घर। इस शहर के सभी पुरुष और महिलाएं मरने के लिए तैयार थे। उनके सामने खतरा बहुत बड़ा था और वे बहुत कमजोर थे। वे जानते थे कि उन्हें बस जिंदा रहने के लिए खुश रहना चाहिए, उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए, अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए कि वे एक और दिन देख पाए। लेकिन तर्क से दर्द कैसे धुल सकता था? सामान्य नीली आंखों वाला वह युवक हमेशा लियोनेल के पास चुपचाप खड़ा रहता था। उसे अपने सामने दर्द और दुख को घूरते देखकर वह खुद को उसकी हालत पर नजर रखने से रोक नहीं पाता था। हाँ, लियोनेल ने ध्यान भटकते हुए उत्तर दिया। उसकी नजरें एकटक नहीं हटीं। वहां एक छोटी बच्ची थी जो 7 साल से अधिक की नहीं थी।
और खून से सना हुआ वह म्यान पकड़े हुए थी जिसे उसके पिता घर पर छोड़ गए थे। उससे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जवान और तरोताजा था। हालांकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, फिर भी वह बहुत खूबसूरत थी, शायद इस छोटे से कुपोषित कस्बे की सबसे खूबसूरत। फिर भी उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे, उसकी सिसकियां गूंज रही थी क्योंकि वह दोनों हाथों से अपने गले में लटक रहे हार को पकड़ रही थी। दुख के कारण उसके शरीर में होने वाली हर हलचल के साथ उसकी पोशाक हवा में हिलती रही, जिससे उसका पेट और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे थे। गहरे सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला अपने पति की बाहों में कांप रही थी, उसके आंसू उसकी झुर्रियों में खो रहे थे। दोनों की आंखें उम्र के कारण धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के चमड़े के कवच को दोनों हाथों में जकड़ रखा था, उनके नाजुक शरीर मानो हवा से उड़ जाने के लिए तैयार थे। लियोनेल की इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने दुख की एक भी कहानी, दर्द की एक भी चीख, एक भी आंसू, एक भी कंपन नहीं छोड़ा। ये सब उसके मन में अंकित हो गया था और एक ऐसी जगह जमा हो गया था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा, एक ऐसी छाप छोड़ गया जिसे वह कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। नीली आंखों वाले युवक ने फिर आह भरी। जनरल, यदि आप न होते तो उन्हें जो पीड़ा होती वह कहीं अधिक भयंकर होती। लियोनेल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या यही वो पैमाना था जिसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था, खासकर तब जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने इन लोगों की जिंदगी और मौत के बारे में जरा भी नहीं सोचा था। एक बार फिर तर्क उसे एक बात बता रहा था, जबकि उसका हृदय उसे दूसरी बात की ओर खींच रहा था। लियोनेल आसमान में दहाड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ऐसा कर भी लेता है तो वह अपने क्रोध को जरा भी व्यक्त नहीं कर पाएगा। अचानक लियोनेल को अपनी कलाई पर एक मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी नीली आंखों वाले दाहिने हाथ वाले आदमी ने उसे जकड़ लिया था। चलो जनरल, हमारी जान बचाने के बाद मैं तुम्हें पूरी रात किसी और बार में नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपनी लड़की से मिलवाने ले चलता हूं, तुम उससे अभी तक नहीं मिले हो, है ना? नीली आंखों वाला युवक मुस्कुराया। लियोनेल ने जबरदस्ती मुस्कुराया और खुद को अपनी तरफ खींचने दिया। उसे नहीं पता था कि उसे इस दुनिया में क्या करना चाहिए, लेकिन वह ये भी जानता था कि आत्मदया में डूबे रहना सही नहीं है। इसके अलावा युवक ने आगे कहा, हमारे आदरणीय जनरल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जिनके पास स्वागत के लिए उचित घर न हो, है न? ये कितना शर्मनाक होगा। नीली आंखों वाले युवक की हंसी लियोनेल की आत्मा को प्रकाश और आशा से भर देना चाहती थी। दोनों लोग शहर में प्रवेश कर गए और उसकी गलियों से होते हुए आगे बढ़े। लियोनेल ने जर्जर सड़कें, आधे टूटे फूटे घर, गंदगी और गरीबी देखी। ऐसा लग रहा था कि चाहे वे शहर के प्रवेश द्वार पर डेरा डाले हो या नहीं, इन लोगों की जीवन स्थितियां वास्तव में उतनी बेहतर नहीं थीं। दरअसल प्रकृति में रहकर वे शायद ज्यादा बेहतर होते। हालांकि लियोनेल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत देखी। बाकी जगहों की तुलना में ये लगभग स्वर्ग जैसा था, इस दुनिया के कचरे से अछूता। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह क्या है। हालांकि जल्द ही नीली आंखों वाला युवक लियोनेल को पत्थर और लकड़ी से बने एक छोटे से घर में ले गया। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने इसे हमारी सैन्य तनख्वाह से हासिल कर लिया। जो पैसे आपने मुझे उधार दिए थे, उससे ये सब हुआ। दोनों छोटे से घर में दाखिल हुए तो अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। रोलान। नीली आंखों वाले युवक की बाहों में नीले रंग का एक धुंधलापन छा गया। जब यह धुंधलापन छटा तो साफ हो गया कि वह एक दुबली पतली युवती थी, जिसकी उम्र लगभग शहर की सेना के दोनों सरदारों जितनी ही थी। उसे देखकर लियोनेल को एहसास हुआ कि इस शहर में एक छिपा हुआ फूल छिपा है। ऐसा लग रहा था कि रोलन बहुत भाग्यशाली आदमी है। साथ ही लियोनेल को इस युवक का नाम जानकर राहत महसूस हुई। वे दोनों एक दूसरे से इतने परिचित थे कि अगर लियोनेल को पूछना पड़ता तो बहुत शर्मिंदगी होती। एलिस, आओ आओ। रोलन मुस्कुराया। ये हमारे जनरल और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लियोनेल ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। आह, मेरे शिष्टाचार। एलिस ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया, उसकी पोशाक किसी खिले हुए फूल की तरह फैल गई। मैं अभी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। लगभग आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1+1 के लिए तो काफी है। ये शब्द कहने के बाद जैसे कि ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज, एलिस रोलन की प्रसन्नता भरी हंसी के बीच रसोई घर की ओर भागी। लियोनेल को इस छोटे से घर को देखकर अचानक एक गहरी शांति का एहसास हुआ। हालांकि उसे अभी भी इस दुनिया का एक अनजान सा दर्शक जैसा महसूस हो रहा था, फिर भी वह सोचे बिना नहीं रह सका कि कितना अच्छा होता अगर उसकी और आयना की जिंदगी भी ऐसी ही होती।
अगर उसे बचपन में कभी ऐसे सदमे से न गुजरना पड़ता, अगर उसने अपनी माँ को कभी नहीं खोया होता, अगर उसके पिता कभी गायब नहीं हुए होते, तो क्या वे इस तरह साथ रह पाते? एक ऐसे घर में जिसे वे अपना कहते, साथ साथ खाना बनाते, दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ हंसते मजाक करते। वह सचमुच यही चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि आयना के लिए अपनी माँ का बदला लेना कितना जरूरी था। वह जानता था कि यह बदला उससे जकड़े हुए था और हर पल उसे लील रहा था। शायद ऐसा शांतिपूर्ण जीवन उनके भाग्य में कभी नहीं था। 1 घंटे बाद, जब तीनों गर्मागर्म खाने पर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जोरदार, लगभग अप्रिय दस्तक हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस व्यक्ति ने दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि दरवाजा जल्दी ही अपने कब्जों से टूट गया। संपर्क